15 साल पुराने इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में आज सीबीआई की खुसूसी अदालत ने गुजरात के साबिक आईपीएस डीजी वंजारा और साबिक एसपी एनके अमीन को बड़ी राहत देते हुए इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले से बरी कर दिया है। एक रिपोर्ट। इशरत जहां मुबैना फर्जी एनकाउंटर मामले में पीपी पांडे के बाद डीजी वंजारा और एनके अमीन को राहत मिली है। सीबीआई की खुसूसी अदालत में अर्जी दाखिल कर इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को खत्म करने की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने गुजरात हुकूमत से इन दोनों अफसरान के खिलाफ सीआरपीसी की दफा 197 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से मामले को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आज इन दोनों को बरी कर दिया। वंजारा एंड मिस्टर एनके अमीन को डिस्चार्ज करार दिया है क्योंकि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने 197 को रिफ्यूज़ किया है और उनके आधार के ऊपर इनको डिस्चार्ज करने का ऑर्डर किया है। इसके पहले जो हियरिंग हुआ था उसमें सीबीआई की ओर से आर्ग्यूमेंट करने में आया था कि सीबीआई का कोई केस नहीं था कि इसमें 197 की ज़रूरत है। आज कोर्ट ने जो एप्लीकेशन हमारी थी कि गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं है, इसलिए ये केस आगे नहीं चल सकता, वो हमारी प्रेयर कोर्ट ने ग्रांट की है। आज डॉक्टर एनके अमीन और डीजी वंजारा साहब को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। सीबीआई के खुसूसी अदालत के फैसले के बाद डीजी वंजारा और एनके अमीन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गुजरात पुलिस ने 2004 के दौरान जो इनकाउंटर किया था वो फर्जी नहीं था। कि पुलिस ने जो भी कुछ किया वो कानून के अंतर्गत, फर्ज के अंतर्गत किया, कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक साजिशें गुजरात पुलिस के खिलाफ हुई और हमारे जेन्युइन एनकाउंटर्स जो थे उनको फेक एनकाउंटर है ऐसा कहकर हमारे अधिकारियों के खिलाफ झूठे केस किए गए। इसका कोर्ट का ऑर्डर दो तरीके से आवकार्य है। एक तो मैं और मेरे सीनियर डीआईजी अगर होते तो अभी डीजी होते और वो डीजी ही है, हमको बाइज्जत बरी किया है। इट वाज द हैप्पी मोमेंट। उस टाइम देश की सेवा करते करते हमने जेल में जो समय बिताया, साथ में बिताया, इसमें से हमने बहुत सीखा है, लेकिन हमने हमारी देशभक्ति या जो हमारी निष्ठा थी वो नहीं छोड़ी। सीबीआई की खुसूसी अदालत के इस फैसले के बाद अब इशरत जहां के वकील गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मंसूबा बना रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट। आम चुनाव के बकिया बचे 3 मरहलों में से 2 रमजानुल मुबारक में होंगे। इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद भी कुछ हलकों से इन तारीखों पर सवाल उठाए गए हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अर्जी पर गौर करने को कहा है। अर्जी गुजार ने वोटिंग का अमल 7 बजे के बजाय 5 बजे से शुरू करने की गुजारिश की है। वहीं इस मामले पर अर्जी गुजार निजाम पाशा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि रमजान को लेकर अब वो तय करें कि वोटिंग का समय क्या होगा। निजाम पाशा वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इससे पहले ये चुनाव आयोग गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इनकी बात नहीं मानी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा। सर, आप इससे पहले चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग ने तो इस मामले को सीरियसली नहीं लिया, बावजूद आप इसके अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहा फिलहाल? तो हमने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका फाइल की थी कि चुनाव आयोग ने हमारे रिप्रेजेंटेशन पे कोई जवाब नहीं दिया है और जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम विभाग है, उसने एक वार्निंग जारी की है कि अगले आने वाले दिनों में भीषण गर्मी रहेगी। भारत के और जो स्टेट्स का भारत के जिन भागों का उन्होंने नाम दिया है अपनी हीट वेव वार्निंग में, वो वही स्टेट्स हैं जो अब वोटिंग के लिए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डायरेक्शन दिया है कि वो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर फैसला लें और जो 6 तारीख को पोलिंग है उससे पहले फैसला लें। तो उससे पहले पोलिंग होना होगा क्योंकि रमजान है और हीट वेव जो है वो ज्यादा है, टेम्परेचर 44 है। ऐसे में कितने समय आप चाहते हैं, क्या टाइम चाहते हैं फिलहाल आप? तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है चुनाव आयोग का, उसमें यह है कि 7 बजे से सुबह को पोलिंग होगी, लेकिन जो सहरी के खत्म होने का वक्त है, जो रोजे का शुरू होने का वक्त है, वो कुछ 3:30-4 बजे का है। तो हमने इसलिए चुनाव आयोग से ये कहा था कि आप 5 बजे से पोलिंग शुरू कर दिए, 2 ही घंटे का फर्क पड़ेगा और इस 2 घंटे में
खास गर्मी की वजह से वैसे सभी लोग और खासतौर पर मुसलमान जो फिर गर्मी में बाहर नहीं निकल पाएंगे रोजे की वजह से, वो अपना वोट डाल सकेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 6 मई से पहले चुनाव आयोग ये तय करे कि क्या रमजान से पहले जो समय है क्या उस समय में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब चुनाव आयोग को जल्द से जल्द इस पूरे मामले में फैसला लेना होगा। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड के इम्तिहान में मेरठ के मनसबिया अरबी कॉलेज के तलबा ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल बेहतर नताइज हासिल किए हैं। इम्तिहान देने वाले तलबा की तादाद के लिहाज से इस साल पास होने वाले तलबा की तादाद 89% रही, जो गुज़िश्ता साल से 15% ज्यादा है। वहीं कॉलेज के 4 तलबा ने मजमून और जमात के अलहदा टॉपर लिस्ट में भी जगह हासिल की है। मनसबिया अरबी कॉलेज के आलिम अरबी में 693 नंबर हासिल करके मोहम्मद आसिफ ने जिला में पहला मकाम हासिल किया, जबकि इसी कॉलेज के दीगर 3 तलबा ने आलिम फाजिल और कामिल की जिला टॉप 10 फहरिस्त में जगह हासिल की है। तलबा की इस कामयाबी और नताइज पर खुशी का इजहार करते हुए मनसबिया अरबी कॉलेज इंतजामिया ने तलबा के लिए मजीद सहूलियात फराहम करने का इरादा जाहिर किया है। इस साल का रिजल्ट 89% रहा, जो पिछले के मुकाबले 15% ज़्यादा है। और इस साल विशिष्ट सूची जो ज़िले वाइज और प्रदेश वाइज निकलती है, उसमें आलिम अरबिक में टॉप 10 में पहले स्थान पर हमारे स्कूल का बच्चा मोहम्मद आसिफ रहे और दूसरे 3 बच्चे हमारे क्लास वाइज ज़िले में आलिम अरबिक में वसीम 2nd नंबर पर और कामिल में नज़ीर हसनैन 9वें नंबर पर और फाजिल में 5वें स्थान पर मोहम्मद गुलबहार रहे। एक मदरसे से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले तालिब इल्म को उसकी मेहनत, लगन और जिस्तजू ने आज मेडिकल फैकल्टी की सबसे बड़ी डिग्री यानी MD मेडिसिन में दाखिला दिलवा दिया। उर्दू मीडियम से MD मेडिसिन में दाखिले तक का सफर तय करने वाले इस होनहार तालिब इल्म का नाम है डॉक्टर मोहम्मद अम्मारुद्दीन चिश्ती। मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाले अम्मारुद्दीन चिश्ती तिश्नगान इल्म के लिए मशाल राह साबित हो रहे हैं। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री लेकर अब MD मेडिसिन में दाखिला पाने में कामयाब इस होनहार नौजवान का नाम सैयद अम्मारुद्दीन चिश्ती है। अम्मारुद्दीन का ताल्लुक औरंगाबाद के एक मुतवस्सित घराने से है। अमूमन ये कहा जाता है कि मेडिकल में दाखिला पाना आम लोगों के बस की बात नहीं, लेकिन अम्मार ने अपनी मेहनत और लगन और जुस्तजू से इसे गलत साबित कर दिया। डॉक्टर अम्मार को जारी तालीमी साल में गवर्नमेंट कोटे में MD मेडिसिन में दाखिला मिला है। अभी फ़िलहाल इंटर्नशिप करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई की और इसी साल यानी 2019 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ, नीट PG एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरात हासिल करने के बाद अब मेरा दाखिला वापस से GMC औरंगाबाद घाटी में MD मेडिसिन के लिए हुआ है। नीट 2013 में आला मकाम हासिल किया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में नीट की बुनियाद पर दाखिला लिया और इसका सहरा इनके तमाम उस्ताद को जाता है। हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी तरबियत दे, उनका अच्छा ध्यान रखे, उनको वक्त पर बैठाए, वक्त पर भिजाए, और बाकी का तो बच्चा खुद कर लेता अपना। आपका बेटा MD मेडिसिन में दाखिला लेंगे? थोड़ी बहुत थी उनके वो देखकर पढ़ाई। वो डॉक्टर सैयद अम्मारुद्दीन चिश्ती के तालीमी सफर की अपनी एक अलग दास्तां है। डॉक्टर अम्मार की इब्तदाई तालीम उर्दू मीडियम से हुई, फिर मदरसे से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और नेट इम्तिहान में मेरिट के साथ कामयाबी हासिल की। इस दौरान कई दुश्वारियां हायल हुई, लेकिन अम्मार के हौसले के आगे पाश हो गईं। 10वीं जमात तक के अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम से पढ़ाई करते हुए मैंने 10वीं जमात में 95% नंबरात हासिल किए। इसके बाद फिर मौलाना आज़ाद कॉलेज में कॉलेज की तालीम हासिल की। स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट होते वक्त जो है तो अब मेरा लैंग्वेज चेंज हुआ कि अब इंग्लिश मीडियम से मैंने पढ़ाई शुरू की थी। तालिब इल्म के घर का माहौल अगर साजगार रहे तो फिर कामयाबी व कामरानी इसके कदम चूमती है।
ऐसा ही कुछ डॉक्टर अम्मार के साथ भी हुआ। कदम कदम पर वालिदैन की सरपरस्ती ने डॉक्टर अम्मार को न सिर्फ मंजिल मकसूद तक पहुंचाया, बल्कि आज वो अपने हम असरों के लिए मशाल राह साबित हो रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मारूफ नगमा निगार जावेद अख्तर ने मौजूदा सियासी हालात पर अपनी बेबाक राय रखी है। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे से बात करते हुए बुर्क़े पर जारी तनाज़े से लेकर मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। तो कि उसने कुछ कहा है, न कहे कि वो मुकर जाए तो फिर कहना। जिन्होंने ये लाइन लिखी है जावेद अख्तर साहब खुद हमारे साथ हैं। सर, माहौल तो कुछ ऐसे ही चल रहा है चुनावी। हाँ, तो चुनाव में तो यही सब होता है, बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं और अपनी अच्छी तस्वीर दिखाई जाती है, दूसरे की बुरी तस्वीर दिखाई जाती है, सब तो होता ही है। लेकिन ये चुनाव जो है एक एतबार से, एक तरह से अगर देखिए तो ये सारे जो आज तक चुनाव हुए उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी वजह ये है कि ये चुनाव ये फैसला करेगा कि देश को किस दिशा में जाना है, और ये भी पक्की बात है बिल्कुल। जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं आज की जो सरकार है दिल्ली में, और जो उसके इरादे दिखाई दे रहे हैं, जो उसकी नीयत दिखाई दे रही है, वो जनतंत्र के लिए अच्छी नहीं लग रही। सच ये है कि इन 4-5 वर्षों में लोगों में अजीब तरह का एक भय, एक डर बैठा है। चाहे वो आपका मीडिया हो, चाहे आम इंसान हो, पब्लिक हो, लोग खुल के बात नहीं कर रहे हैं। छोटा सा सवाल पूछूंगा कि जैसे मसूद अजहर है, उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया, तो तमाम अब जैसे बीजेपी कह रही, मतलब क्रेडिट तो मोदी जी को जाती है कि उन्होंने लगातार उसके पीछे लगे और एक इंटरनेशनल फोरम पे माहौल बनाया। तो ये काम क्या पिछले 5 बरस पहले शुरू हुआ था? इससे पहले नहीं था। ये मसूद अजहर एक टेररिस्ट है, एक आतंकवादी है। ये दावा दुनिया में और ये सच्चाई दुनिया को क्या 5 बरस से पहले भारत ने नहीं बताई थी? क्या ये काम बरसों से नहीं हो रहा है? क्या कोशिश नहीं की जा रही? ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जैसे गुजरात में तकरीबन 90% विलेजेस जो थे उनमें बिजली आ चुकी थी, बाकी जो 10% थे वो इनके जमाने में आए। तो कहले देखिए हमने 100% बिजली कर दी है गुजरात में। तो ये काम ये सब करते रहते हैं, हर चीज का क्रेडिट लेते हैं। हद तो ये है कि अब ये पहले तो बोलते थे कि भारत की फौज, भारत की सेना गई, अब तो वो कहते हम भी नहीं बोलते जब मैं वहां गया है करने, मतलब ऐसा लगता पर्सनली अकेले गए थे ये वहां पर टेररिस्ट कैंप को। हाँ, वो मैं कहने लगे हैं। जैसे मैं अंदर घुस गया तो ये टीवी पे मैंने सुना उन्हें बोलते हुए। तो उनकी, मोदी जी की आदत है कि हर चीज का क्रेडिट लेते हैं, अपनी पार्टी तक को नहीं देते। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बारे में कहूंगा कि भाई वो एक हिंदुस्तान की जो बड़ी इम्पोर्टेंट पार्टी है कांग्रेस, उसके इस पर नेता है और बड़े फ्रंट फुटेड लड़ रहे हैं, और मेरी बेस्ट विशेष उनके साथ है। 72,000 रुपए का सालाना वो देने की बात कर रहे हैं, आपको यकीन होता है? देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं उन बातों के बारे में राय दूं जो मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता हूँ, वो बात सही नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी गलत बात भी कह सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते। देखिए, इसे बुरके में समेट के मत देखिए, इसे यूं देखिए कि दुनिया में और खासतौर से हमारे समाज में औरतों की क्या पोजीशन होनी चाहिए। मैं पूरी तरह से विमेन एम्पावरमेंट के साथ हूँ, तो मैं इसके फेवर में हूँ कि औरतों का फेस कवर करने की जरूरत नहीं है और नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ बुरके के नहीं, घूंघट के साथ भी होना चाहिए। मैं जाता हूँ राजस्थान में तो मैं देखता हूँ हर औरत ये लंबा 1.5 फीट 2 फीट का 2 गज का घूंघट है, उसका फेस तो दिखता नहीं, अंदर से बात करती है। मैं तो एक प्रोग्राम में गया था, मेरे पास शायद उसका वीडियो भी होगा, मैं दिखाऊंगा आपको, जहाँ स्टेज पे बैठ के सिंगर है बहुत बड़ी, लेकिन उसका फेस किसी ने नहीं देखा, वो इतने बड़े घूंघट में ही माइक अंदर लेके गाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर ये कल को बीजेपी बोलने वाली है कि ऐसा सही है, तो मैं तो बोलता हूँ इससे पहले कि राजस्थान का आखिरी वोट गिर जाए, उससे पहले बीजेपी को स्टेटमेंट देना चाहिए कि हम तो फेस कवर करने के खिलाफ हैं, चाहे बुरके से हो चाहे घूंघट से हो। सर, ये एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से हैं, ये आपकी नजर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर अभी भी मालेगांव ब्लास्ट के आरोप हैं,
आप कैसे देखते हो प्रज्ञा ठाकुर का भोपाल से बीजेपी को उतारना? मतलब इससे मालूम होता है कि जिन लोगों ने इनको यहाँ भेजा है उनकी भोपाल के वोटर्स के बारे में राय क्या है। लेकिन ये जो है बीजेपी में जो आई है प्रज्ञा ठाकुर, इन्हें साध्वी नहीं कहना चाहिए, साधु बड़ा पवित्र वर्ड है, इनके साथ इस्तेमाल करते मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जिनके हाथ में बागडोर है, जो कि वो हैं अपना मोदी जी और अमित शाह जी, उनमें कहीं न कहीं एक इनसिक्योरिटी या घबराहट आई है कि शायद ये इलेक्शन हमारे हाथ से निकल जाए। शहरयार, उनका एक शेर मुझे इस वक्त याद आया, वो मैं सुनाऊंगा आपको। शायर तो हमेशा अपने ही शेर सुनाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है दूसरे का भी अच्छा शेर हो तो सुनाना चाहिए। स्याह रात यानी काली रात, स्याह रात नहीं नाम लेती ढलने का, स्याह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। क्या बात है। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की हयात और तालीमात के मुख्तलिफ गोशों पर 20वीं सदी में काफी तहकीकी काम हुआ है। इसके बावजूद इस मौजू पर तिश्नगी पाई जाती है। इस तिश्नगी को नजर में रखते हुए मुल्क के मारूफ अदीब डॉक्टर वहाब अनलीब ने ताज़ा किताब हजरत ख्वाजा बंदा नवाज हयात अफकार के उन्वान से तहरीर की है। एक मुख्तसर सी तकरीब में बारगाह बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशी डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी के हाथों इस किताब की रस्म इजराई अमल में आई। डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी ने इस किताब का पेश गुफ्तार तहरीर किया है। रांची के हिंद पीढ़ी वाक़े इस्लामी मरकज में अशरफिया कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया। गरीब नादार तलबा की आला तालीमी तरक्की के मकसद से कायम इस सेंटर में मुख्तलिफ रियासतों के दर्जनों गरीब तलबा का दाखिला कराया गया। इदारा शरिया के ज़ेर इंतजाम इस मरकज में इन तलबा के लिए मुफ्त तालीम के साथ साथ तआम क़याम का इंतजाम भी किया गया है। लोगों ने कोशिश ये किया कि जो समर वेकेशन है, रमज़ान की तातील है, इसमें हम उनको तैयारी करा दें बेहतर, ताकि उन बड़े आला तालीमी इदारों में उनका एडमिशन हो सके। अभी हमारे पास 70 बच्चे बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी, गुजरात, राजस्थान, केरला से भी हमारे बच्चे आए हैं। झारखंड में एक पहली बार कर रहे हैं, तो एक बड़ी बात हो जाएगी उन गरीब बच्चों के लिए जो ज़हीन हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम रास्ता हमवार कर रहे हैं। मुस्लिम खवातीन तालीम के जेवर से आरास्ता होकर आला से आला ओहदों पर फायज हो सकती हैं। इसकी एक खूबसूरत मिसाल मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु की हसनात कॉलेज में एक यादगार तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीबन 40 साल कबल कॉलेज से फारिग होने वाली कई तालिबात इस खास तकरीब में मौजूद थीं। हसनात कॉलेज में अपनी तालिबी इल्मी का सुनहरा सफर मुकम्मल करने वाली ये खवातीन आज आला ओहदों पर फायज हैं। अब ये तमाम खवातीन अपने तालीमी इदारे और समाज के लिए कुछ करने का आज़्म रखती हैं, लिहाजा इन्होंने मिलकर अपनी ही एक तंजीम बज़्म हसनात कायम की है। 82 to 85 मैंने यहाँ पे BA पास किया। Now I'm working as a vice principal in one of the reputed colleges, New Generation College School ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, मैनेजमेंट की एक मेंबर हूँ। मैं यहाँ 30 साल पहले अपना फर्स्ट और सेकंड PU कंप्लीट करके गई हूँ। उसके बाद मैं अपना फर्दर एजुकेशन मेडिकल फील्ड में परस्यू कर रही थी और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाई की है, काम किया है। एक औरत को अगर आप तालीम दें, एक लड़की को, तो पूरी नस्ल दर नस्ल जो है तालीम याफ्ता बन जाती है। तो उसकी मैं ज़िंदा मिसाल हूँ। चूँकि मेरे ख़ानदान में तो कोई डॉक्टर नहीं था, मैं सबसे पहली डॉक्टर हूँ। उसके बाद अब तक फ़िलहाल 36 डॉक्टर्स हम बन गए हैं। 1971 में बेंगलुरु की मारूफ शख्सियात हाजी इब्राहिम आदम सेठ और इस्माइल ताबिश ने मिलकर हसनात तालीमी इदारे की बुनियाद रखी थी। मकसद था मुस्लिम खवातीन को कॉलेज की तालीम से आरास्ता किया जाए, लिहाजा 50 साल के दौरान इस इदारे ने लड़कियों को आला तालीम से आरास्ता करने की पुरजोर कोशिश की। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि हसनात कॉलेज से फारिग कई लड़कियां आला ओहदों पर फायज हैं। ऐसे तो 50 साल पहले इसका इफ्तिताह किया गया 1971 में। हमारे बुजुर्गों ने यही सोच के किया था कि हमारी कौम के लिए एक बहुत अच्छा
हायर एजुकेशन कंजर्वेटिव सोसाइटी के लिए अपना ही एक इदारा बनाना ज़रूरी था। तब इस कॉलेज में जो आती हैं बहुत स्लम से आती हैं, गरीब तबके से आती हैं, जिनके हालात माशी भी ठीक नहीं रहते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक हद तक कोशिश की है, उन लोगों को स्कॉलरशिप में भी डालते हैं, माइनॉरिटीज़ की स्कीम में भी लेते हैं, मैनेजमेंट का भी कुछ फंड से हम लोग भी कुछ डालते हैं। आदम सेठ साहब के फर्जंद थे, उस वक्त मैं यहाँ आकर यहाँ सेक्रेटरी बना। माशाल्लाह जब से यहाँ लड़कियों की तादाद बढ़ गई और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी अच्छे आने लगे। हसनात कॉलेज में फिल वक्त 2000 लड़कियां बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तालीम हासिल कर रही हैं। महफूज माहौल में लड़कियों को आला से आला तालीम फराहम कराना वक्त की अहम जरूरत समझी जाती है। बेंगलुरु के बुजुर्गों ने 50 साल कबल ही इस कोशिश का आगाज किया था। आज इसके बेहतर नताइज देखने को मिल रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। इदारा शरिया झारखंड के नाज़िम आला कुतुबुद्दीन रिजवी ने अजहर मसूदी को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने का खैर मकदम किया है। रांची में न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह हुकूमत हिंद की हिकमत अमली की बड़ी कामयाबी है। सवाल करते हैं और शुरू से जितनी भी सरकारें आई हैं सबों ने इंडियन नेशनल काउंसिल में ये बात उठाई थी कि अजहर मसूद को इंटरनेशनल दहशतगर्द करार दिया जाए। और अभी मौजूदा गवर्नमेंट की कूटनीति कहा जाए तो इसमें एक कामयाबी हासिल ज़रूर हुई है और हम इसका खैर मकदम करते हैं कि होना चाहिए। लेकिन साथ ही जो हिंदुस्तान के अंदर रहकर दहशतगर्दी कर रहे हैं उस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। हम इसमें 2-3 नाम लेना चाहेंगे। एक प्रज्ञा ठाकुर का नाम लेना चाहेंगे, असीम आनंद का नाम लेना चाहेंगे और गिरिराज सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका भी नाम लेना चाहेंगे। इन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में अगर इंडिया गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो साथ ही न्यूजीलैंड में जिन लोगों ने मस्जिद पर कत्लेआम किया, वो चर्च पे जो हमले हुए श्रीलंका में, उस पर भी फौरी तौर पर इंडियन सरकार को चाहिए कि नेशनल काउंसिल में इस बात को फौरी तौर पर रखे कि इन लोगों पर भी इंटरनेशनल दहशतगर्द की करारदाद पास की जाए। हम ये समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान में नफ़रत की सियासत न की जाए तो दहशतगर्द को मिलकर भगाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो फ़िरका परस्ती कर रहे हैं वही दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं और वो नफ़रत की सियासत से मुल्क को नहीं बचाया जा सकता है, बल्कि मोहब्बत की चमन से, क्षमा से मुल्क की सालमियत को बचाया जा सकता है। इस तरह से काम किया जाना चाहिए। ये काबिल मुबारकबाद ये इक़दाम है इंटरनेशनल को। इस बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।